नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, आज के अपने इस क्लास में हम SCERT वर्ग 8 के भूगोल की पुस्तक हमारी दुनिया के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप सब अंत तक इस वीडियो को देखें। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, सिर्फ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा करेंगे और कुछ ही मिनटों में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपके बीच होगा। तो आइए साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। आप सभी जानते हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन होता है। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो हवाई जहाज निश्चित रूप से मानव निर्मित है, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। केरल में पाए जाने वाला थोडियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये संभाव्य संसाधन है। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो तकनीक की ज़रूरत है, आवश्यकताएं भी होनी चाहिए, तभी तो उसका हम उपयोग करेंगे। ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर साथियों उपयुक्त सभी होना चाहिए और इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो खाली स्थानों को भरना है। तो विविध संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। नहीं, विविध संसाधन, यहाँ विविध भरेंगे। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा, राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा वास्तविक संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि उसकी मात्रा ज्ञात है और वर्तमान में उपयोग में है। तो ऐसे संसाधन वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है, कुल मात्रा, और भविष्य में उसकी उपयोग होने की संभावना है, तो ऐसे संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। आगे हैं, मानसिक या दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो मानव को संसाधन बनाने के लिए मानसिक या शारीरिक क्षमता आवश्यक है। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% भाग पर स्थल है। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? मैदानों में। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? भू राजस्व विभाग। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग है? 5 प्रमुख वर्ग हैं। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? तो मृदा अपरदन को रोकने का एक उपाय है समोच्च रेखीय खेती, पर्वतीय भागों में की जाती है। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन और एवं ऑक्सीजन का, H2O। जल के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं जल के 2, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर के जल के 1 अणु का निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। इनमें कौन महासागर नहीं है? अंटार्कटिका महासागर नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, प्रत्येक चैप्टर का जो SCERT वर्ग 8 के प्रत्येक चैप्टर की विस्तृत व्याख्या हमने की है, और बहुत बड़ा बड़ा नहीं, 10 से 15-20 मिनट तक की वीडियो है और बहुत सघनता से हमने चर्चा की है। तो आप उसे भी देख सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया से होता है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। महासागरों में जल का 97% भाग पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, और सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य जो है, तो निश्चित रूप से आप उसमें आंसर बदल जाएगा साथियों, तो इसे आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? तो 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां पूरे विश्व में मिलती है। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बोलिए या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? पतझड़ वन को ही पर्णपाती वन कहा जाता है साथियों। इनमें कौन उभयचर जीव है? उभयचर जो स्थल एवं जल दोनों जगह रहते हैं, तो कछुआ उभयचर जीव की श्रेणी में आते हैं। मेढक भी आते हैं, आप सभी जानते होंगे। इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? बाघ। रेड डाटा बुक क्या है? तो विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची, जो भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनकी जो सूची है वो रेड डाटा बुक कहलाती है। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? 85 राष्ट्रीय उद्यान है पूरे देश में। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे जो है वन है तो हम है, एक नारा है,
कृत्रिम रूप से किए गए पौधे रोपण को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। हिमालयन यव से प्राप्त रसायन कैंसर के उपचार में उपयोगी है। चंदन के वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में मिलते हैं। आप सभी जानते हैं चंदन उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर पूरे भारत में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में है। अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, या वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है साथियों, क्योंकि जानते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन बहुत बड़ी मात्रा में होता है अमेजन घाटियों में, इसलिए वन को, अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? लोहा का। रोडेनाइट किस खनिज का अयस्क है? मैग्नीज का। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? तो अवजक का प्रकार है बायोटाइट। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब यहाँ मैच करना है। लोहा का अयस्क हेमाटाइट है। मैग्नीज का अयस्क रोडोनाइट है। अभ्रक का अयस्क बायोटाइट है और तांबा का अयस्क कोबालाइट है। इसे आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो कोयला के भंडार मिलते हैं, और भारतीय लगभग 90% से अधिक कोयला गोंडवाना कालीन चट्टानों में पाई जाती है। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? एंथ्रासाइट। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। हुगली जन में किसका उत्पादन होता है? नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। हुगली जन एक जगह पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है लांबा, जो कि गुजरात में है। पूगा घाटी प्रसिद्ध है भूताप के लिए। लद्दाख की पूगा घाटी है जहाँ से भूतापीय संयंत्र लगाए गए हैं और वहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है। खाली स्थानों की पूर्ति करना है साथियों। कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। भाखड़ा नांगल 225 मीटर ऊंची परियोजना है। भाखड़ा नांगल 225 मीटर ऊंची परियोजना है। अंकलेश्वर में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। मथुरा तेल शोधन केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर विकसित है। आगे साथियों, यहाँ कुछ जगह है और उससे मिलान करना है। तो मोहपानी एक स्थान है मध्य प्रदेश में जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रुद्रसागर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। फरक्का वहाँ पर ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, महाराष्ट्र में है, और भारत की प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र यही है। 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। तातापानी भूतापीय ऊर्जा का संबंध है तातापानी जगह से। तो साथियों छत्तीसगढ़ में तातापानी है, भूतापीय ऊर्जा से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं साथियों बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। कृषि कार्य में शामिल है तो भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालन, ये सभी कृषि कार्य में आता है। तो इसका आंसर घ होगा, उपर्युक्त सभी। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? गहन खेती की जाती है। इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है? गेहूं, मटर। अभी जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय जो खेतों में आप जिन फसलों को देखते हैं सब रबी फसल की श्रेणी में आता है। जूट की फसल प्रमुखता होती है किशनगंज पूर्णिया में, भारत के बिहार के पूर्वी हिस्से में, और पश्चिम बंगाल में बहुत तायत मात्रा में इसकी खेती होती है जूट की। विस्कोमान उपलब्ध कराती है किसानों को खाद बीज, उन्नत किस्म के खाद बीज उपलब्ध कराती है विस्कोमान। आगे बढ़ते हैं साथियों, खाली स्थानों को भरना है। स्थानांतरित कृषि को ही कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं, और इसी के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी, जैसे झूम खेती भी उत्तर पूर्वी भारत में इसे कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं, क्योंकि पहले वहाँ जंगलों को कर्तन अर्थात काटा जाता है एवं दहन अर्थात जलाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। उत्तर बिहार में मखाना, केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है, अर्थात नकदी फसल का उदाहरण है। जायद फसल का उदाहरण खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां, ये सब जायद फसल में आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है। जैविक खादों से भूमि की उर्वरता बढ़ती है। जैविक जो खाद बनाए जाते हैं उससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है साथियों। आगे बढ़ते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? तो आर्थिक गतिविधि से होता है। बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ से अधिक होती है। और दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो दक्कन प्रदेश नहीं है औद्योगिक प्रदेश। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो वस्त्र उद्योग, आप सभी जानते हैं कपास से ही वस्त्र बनते हैं, तो वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है।
अब यहाँ है खाली स्थानों को भरना। भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ राज्य में है। उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है। फर्नीचर उद्योग लघु उद्योग का उदाहरण है। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। सीमेंट खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक में है। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1907 में की गई थी। बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। इनमें कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं आता है? तो बर्नपुर, अर्थात कुछ लौह इस्पातक केंद्रों को सेल के अंतर्गत रखा जाता है। दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई इसमें शामिल है, जबकि बर्नपुर इसमें शामिल नहीं है। सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। अब यहाँ मैच कर रहा है साथियों। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और भद्रावती कर्नाटक में है। खाली स्थानों को भरते हैं। धातु को रोलिंग, प्रोसेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। उड़ीसा में राउरकेला लौह इस्पात केंद्र है। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में है। टिस्को को झरिया की खानों से कोयला मिलता है। बोकारो लौह इस्पात केंद्र सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। टेक्सटाइल का मतलब बुनना होता है। देश में कपड़ों की मिल सबसे पहले लगाई गई थी कोलकाता में। 1854 में कपड़े की मिल लगी मुंबई में। सिल्क प्राप्त होता है कोकून से प्राप्त होता है। वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है ऊर्जा भी, कच्चा माल भी, श्रम भी, अर्थात उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। फिर खाली स्थानों को भरते हैं साथियों। भागलपुर शहर रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। कपड़ों या कृषि आधारित उद्योग है कह सकते हैं। इसमें कृषि आधारित उद्योग भी अगर ऑप्शन में होगा तो ये भी इसका आंसर होगा। कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है। ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में, उसको कहा जाता है। अब ये मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक व्यापारिक नगर है। तो मैनचेस्टर अर्थात वहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता है, इसलिए ये व्यापारिक व्यावसायिक नगर है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। बहुविकल्पीय प्रश्न। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अंतर्देशीय शामिल नहीं है। सेलुलर फोन, उपग्रह, ईमेल ये सब शामिल है। सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है ब्रॉडबैंड से, इंटरनेट से, ईमेल से, उपर्युक्त सभी आंसर होगा इसका। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत एक प्रोग्राम है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। जल की उपलब्धता उसके लिए आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? सड़क परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है साथियों? तो यहाँ देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जो राष्ट्रीय राजमार्ग, बड़े बड़े व्यावसायिक सड़क बनाए गए हैं, उसकी देखभाल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करते हैं। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज अगर पूछे तो इसमें गौ लगाएंगे। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार इसका जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? तो ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ख होगा। अगर स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत देखरेख कौन करता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसे आप याद रखेंगे। सीमा सड़क संगठन क्या है? सीमावर्ती सड़कों में सड़कों की देखरेख करने वाली एक संस्था है। इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? तो सीधे इंडियन नाम से जाना जाता है। 2005 में इसका नाम बदल दिया गया। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। मार्मागांव पत्तन गोवा राज्य में है और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है साथियों, याद रखेंगे। इसकी लंबाई 6369 किलोमीटर है और ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। फिर सबसे छोटी की बात करें तो NH47 है। 7 सबसे बड़ी और 47 सबसे छोटी, मात्र 10 किलोमीटर है और ये पुदुचेरी राज्य में है। सदिया से धुबरी जल परिवहन मार्ग ये ब्रह्मपुत्र नदी में है।
साथियों, आपको चीज़ें स्पष्ट अगर नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, आप हमारी आवाज़ को भी ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष पर, आप सभी जानते हैं। 1881 में पहली बार नियमित जनगणना, वैसे तो जनगणना सबसे पहले शुरू हुई थी तो लॉर्ड लिटन या मेयो, परहैप्स लॉर्ड लिटन के समय में पहली बार जनगणना शुरू, लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय 1881 में शुरू हुई थी और प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती थी। लेकिन अब देख सकते हैं कि 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन 21 में अभी तक नहीं हो पाई है। इस प्रश्न किसका सही उत्तर प्रत्येक 10 वर्ष पर होगा। मानव एक संसाधन है क्योंकि आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणित करता है, मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य साधनों को उपयोगी बनाता है। आंसर घ होगा उपर्युक्त सभी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की है। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में, देखिए साथियों, इस पुस्तक के अनुसार तो दूसरे स्थान पर होगा, लेकिन अभी जो नए करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आप देखें तो प्रथम स्थान पर माना जाता है। चीन को अब भारत ने पीछा छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले। पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि जीवन यापन कठिन होता है। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। संसार की छत पामीर का पठार है। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु विषुवत-रेखीय है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। हुआंगहो नदी सभ्यता विकसित हुई, हुआंगहो नदी घाटी सभ्यता चीन में। आप सभी जानते हैं साथियों, विश्व की 4 प्राचीन सभ्यता चीन में हुआंगहो नदी घाटी सभ्यता, नील नदी पर मिस्र की सभ्यता, यानी मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी पर, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात घाटी पर, और भारत में आपने देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आप सभी जानते हैं यह हड़प्पा सभ्यता भी उसको कहा जाता है क्योंकि पहला नगर हड़प्पा ही खोजा गया था जब इसकी खोज शुरू हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सिंधु नदी पर। तो ये विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताएं। अभी हम मिलान कर रहे हैं साथियों। ये रेंडियर एक टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाला पशु है। कोंधारी वृक्ष टैगा वन में पाया जाता है। ठंडी जलधारा क्यूराइल एक ठंडी जलधारा है। त्योहारों का देश फिलीपींस को कहा जाता है। घास का मैदान स्टेपी एक घास का मैदान है, और साइबेरिया को उत्तर एशिया का हिस्सा माना जाता है, यानी उत्तर एशिया वाला पार्ट है साइबेरिया। तो साथियों, अब फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है? तो वृत्त आरेख को चक्र आरेख कहा जाता है। आंकड़ों का चयन किस बात पर निर्भर करता है? आंकड़ों की प्रकृति पर। आंकड़ों की प्रकृति पर ही आरेखों का चयन निर्भर करता है। वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख रेखीय आरेख कहलाता है। एक्स वाई अक्ष के अंतर्गत वाई अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है? तो वाई अक्ष जो खड़ी रेखा होता है उस पर निर्भर करने वाले आंकड़े दिखाए जाते हैं। एक वृत्त का कुल मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। आरेख बनाने से पहले उपयुक्त शीर्षक का चयन करते हैं। दंड आरेख में आंकड़ों को आयतों द्वारा दिखाया जाता है। वाई अक्ष पर मापनी शून्य से आरंभ किया जाता है। सभी अक्षों को एक ही आधार रेखा पर बनाया जाता है। आंकड़े विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक संग्रह किया मैंने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को क्योंकि एक तरफ एक साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सभी शिक्षक साथी स्कूल में लगातार काम करने के बाद काफ़ी समय का अभाव होता है उनके पास, तो कोशिश रहता है कि कम समय में ही बातों को समाप्त करूं। इसलिए आपने देखा होगा कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। अगर कंटेंट आपको नहीं भी दिखता है तो सोते समय ही सही एक बार आप इसको ऑन कर दीजिए। 10 से 15 मिनट में बहुत सारे तथ्य आपके मन मस्तिष्क में समा जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।